तो वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जल्दी से आइए शुरू करते हैं सेशन को फटाफट। और सभी लोगों के लिए जय हिंद, सभी लोगों के लिए जय भारत। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो है यूपी पीसीएस की दृष्टिकोण से अभी इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यू कर रहे हैं। डेली हम लोग 25 एमसीक्यू करते हैं और उसके बाद 25 एमसीक्यू का रिवीजन करते हैं। यानी कुल मिलाकर बात करें तो हम लोग टोटल डेली 1 घंटे में 50 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। सो ऐसे ही रिच कंटेंट वाली क्लास को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को क्लास को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लास सिलेक्शन वाली क्लास है। इस क्लास में आपको मिलेगा सिलेक्शन और आने वाले समय में और सब्जेक्ट के भी आप लोगों के लिए एमसीक्यू जोड़ दिए जाएंगे। हर सब्जेक्ट से आपको एमसीक्यू होने वाले हैं। जितने भी नए साथी लोग हैं, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर क्लास को स्टार्ट करें। आइए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चलिए, ग्रेट। तो शुरू करते हैं। एक बार सभी के सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों से मेरा आग्रह है। और सेशन को शुरू करते हैं अपने फटाफट। तो अभी कौन कौन आ गया है? सुखदेव जी आपका स्वागत है, मनी मनी आपका स्वागत है, पूजा, सुमन बंसल, प्रीति कुमारी, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है इस सेशन में। आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है? आपको विदित होना चाहिए कि ऑलरेडी ये क्लास में ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो इसकी प्रीवियस क्लासेस आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें। ये क्वेश्चन नंबर 51 है और इसके बाद जो कल हमने क्वेश्चंस किए थे उनका हम लोग लास्ट में क्विक रिवीजन करेंगे, सो दैट कि आप लोग भूलें ना, इसीलिए क्विक रिवीजन भी इसमें शामिल किया गया है। आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। 51 नंबर का क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में यदि एक नया राज्य बनाना है, आपको पता है कि हमारी पार्लियामेंट के पास, हमारी संसद के पास ये अधिकार है कि वो नए राज्य का सृजन कर सकती है, नया राज्य बना सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि कुछ अनुसूचियों का यानी कुछ स्केड्यूल्स का भी उसे संशोधन करना पड़ेगा, यानी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यदि जो है संविधान में संशोधन करके या हमें कोई नया राज्य बनाना है तो ऐसी स्थिति में कौन सी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। ऑप्शन है हमारे पास 5वीं अनुसूची, ऑप्शन है हमारे पास 3री अनुसूची, ऑप्शन है 2री और ऑप्शन है प्रथम। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए? इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए चौथी अनुसूची और फर्स्ट स्केड्यूल। यहाँ पे चूंकि चौथी है नहीं, यहाँ पे कहीं पे यानी 4th स्केड्यूल नहीं लिखा है तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्केड्यूल और 4th स्केड्यूल में संशोधन होता है। आप सुनेंगे, आपने बोला कि सर संसद यदि नया राज्य बनाएगी, संसद यदि नया राज्य बनाएगी तो नए राज्य का नाम आप कहां लिखोगे, उसकी टेरिटरी के बारे में कहां बात करोगे? तो संविधान की अनुसूची नंबर 1 में। साथ में ही जब आप राज्य की बात करोगे तो राज्यसभा में उसके लिए सीटों का आवंटन भी करोगे, और राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात कहां पे की गई है? संविधान की अनुसूची नंबर 4 में। इसीलिए जब भी आप नया राज्य बनाते हो तो ऐसी स्थिति में 2 अनुसूचियों को भी संशोधित करना पड़ता है, 2 अनुसूचियों का भी अमेंडमेंट करना पड़ता है। वो है अनुसूची नंबर 1 और अनुसूची नंबर जो है, अनुसूची नंबर लिख लेंगे आप लोग, अनुसूची नंबर 4। 1 और 4 का संशोधन करना आवश्यक है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जैसे मैंने बोला कि लास्ट में आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन में हम आपसे बातचीत करेंगे और आपके आंसर्स भी लेंगे, लेकिन अभी आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लें, अपनी क्लास को और लोगों तक भी पहुंचाएं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो है 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे बड़ी जो मांग चल रही थी भारत में, वो ये चल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं। भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए अलग अलग जगह। तो वहां पे एक राज्य बना भी,
भाषा के आधार पर जो बनाया गया उसे बनाया गया आंध्र प्रदेश को। 1953 में आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया, केवल और केवल भाषा के आधार पर वो राज्य बनाया गया, क्योंकि उसके लिए काफी दिनों से संघर्ष चल रहा था, काफी उसमें जो है उसके लिए लड़ाई चल रही थी, तो इसीलिए भाषा के आधार पे जो है एक राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश 1953 में। लेकिन जब ये राज्य बनने की बहुत ज्यादा बातें चल रही थी, तो इसी के संदर्भ में फिर हुआ क्या कि जो है एक समिति बनाई गई और समिति ने रिकमेंड किया कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग होना चाहिए। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग ने यहाँ पे बोला कि भारत में 14 राज्य होंगे और 6 यूनियन टेरिटरी होंगे, 14 राज्य होंगे और 6 यूनियन टेरिटरी होंगे। यानी आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि यहीं पे सवाल पूछा जाए कि वर्तमान में कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, सो वर्तमान में हमारे कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, तो वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये आज मैं बात कर रहा हूं, आज की तारीख जो है आप नोट कर सकते हो, आज की तारीख के हिसाब से, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट, आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। यदि आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक जो है वो है डली हुई है डिस्क्रिप्शन में। सो आप सभी के सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम की लिंक पे जाएंगे और ये पीडीएफ इसकी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी, सारी की सारी पीडीएफ उस ग्रुप पे मिल जाएगी, आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया? सो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। सो क्वेश्चन नंबर 53 के अनुसार से हम देखेंगे कि आखिर आप बताओ कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे हम लोग एनसीटी बोलते हैं यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं, ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया? सो याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुआ था आपका 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको एनसीटी का दर्जा दिया गया, एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया। याद रखते चलना है चीजों को और हमेशा के लिए मेमोराइज करते चलना है ना, ग्रेट। सो 69th है ना, और आप लोगों के लिए आज कमेंट बॉक्स के लिए एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूं मैं, आपको मुझे बताना है कि जो 69th जो है 69th अमेंडमेंट जो हुआ था ये किस सन में हुआ था, किस वर्ष हुआ था, ये आप लोगों को आज कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है। आज के कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है कि जो 69th क्वेश्चन हुआ जो 69th जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान में वो किस वर्ष में हुआ था, ये सभी को बताना है कमेंट करके आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया, ये आप सब लोग समझते हैं। पहले सिक्किम एक इंडिपेंडेंट था, लेकिन जब बात करें 1974 की, सो 1974 में सिक्किम की असेंबली, सिक्किम की विधानसभा एक अधिनियम पारित करती है अपनी ही विधानसभा में कि उसे भारत में मिलना है। क्या करना है? उसे भारत में मिलना है। तो भारत में मिलने के लिए अपनी ही विधानसभा में सिक्किम एक अधिनियम पारित करती है और उस अधिनियम के माध्यम से वो भारत के मेन स्ट्रीम में मिल जाती है। और वो ये काम इसलिए करती है कि वो चाहती थी कि ऐसा ना रहे कि सिक्किम अलग थलग पड़ा रहे। वो चाहते थे कि भारत के साथ भारत जिस तरीके से विकास कर रहा है उस तरीके से सिक्किम भी विकास करे। तो अपने विकास को तेज गति देने के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया था। अब यहाँ पे जब ऐसा हुआ 1974 में, तो सिक्किम को भारत में मिलाया गया, सिक्किम का भारत में एडमिशन किया गया, सिक्किम का भारत में एडमिशन किया गया। याद रखना, जो संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 के माध्यम से किया जाता है। तो इसका एडमिशन किया गया 1974 में और इसको बनाया गया एसोसिएट स्टेट, जिसे हम लोग हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहयोगी राज्य, जिसे हम लोग हिंदी में सहयोगी राज्य बोलते हैं। परंतु फिर बात वही हुई, क्योंकि चूंकि संविधान में सहयोगी राज्य की कोई कल्पना नहीं की गई थी, एसोसिएट स्टेट के बारे में संविधान में कोई बात ही नहीं की गई थी, तो इसीलिए विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्ष ने विरोध यह किया कि सहयोगी राज्य का कॉन्सेप्ट भारत के संविधान में है ही नहीं, तो तुम सरकार अपने हिसाब से क्यों किए जा रहे हो सब कुछ। तो इसी के चलते फिर संविधान में एक और संशोधन हुआ, है ना, संविधान में एक और संशोधन हुआ, वो हुआ आपका 36 संविधान संशोधन, 36 संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सो 36 संविधान संशोधन हुआ और इसमें
जो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, है ना, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये बात याद रखना है, पूर्ण राज्य बनाया गया यानी कंप्लीट स्टेट बनाया गया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, प्रश्न को आप देख रहे होंगे और प्रश्न में आपको देखकर थोड़ा सा विचलन हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर आंसर क्या होगा। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, क्योंकि हमें परिस्थितियों के हिसाब से लड़ना होता है, परिस्थितियों के हिसाब से देखना होता है। जब हम प्रश्न को देखते हैं तो इसमें 30th अमेंडमेंट लिखा है, 32nd लिखा है और 35th लिखा है ना। सो 35th कब हुआ था, 1974 में, और 35th के माध्यम से बनाया गया था सहयोगी राज्य, और 42 लिखा, तो यानी 36 नहीं लिखा है इसमें, जो सही आंसर है, परंतु इसमें 35 लिखा है, और चूंकि हमें ऑप्शन चुनना है तो इसमें हम ऑप्शन चुनेंगे 35th। परंतु यदि इसमें यह लिखा होता कि पूर्ण राज्य की स्थापना या सिक्किम को पूर्ण राज्य कब बनाया गया, तो ऐसी स्थिति में इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता। लोग चूंकि इसमें बोल दिया अकेला कि एक राज्य बनाया गया, तो हमने एसोसिएट स्टेट बोला, तो एसोसिएट भी एक स्टेट ही है, तो स्टेट के तौर पे हम 35th अमेंडमेंट के माध्यम से इसे कह सकते हैं। यदि यहाँ पे ऑप्शन होता 36th अमेंडमेंट, तो आंसर आपका 36th अमेंडमेंट यानी आपका 36वां संविधान संशोधन उत्तर हो जाता। ग्रेट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट महत्वपूर्ण, है ना, नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात करेंगे तो 35th अमेंडमेंट। अब ये आपके लिए एक बेसिकली आपको दिया गया है, प्रश्न को इत्मीनान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। बहुत इत्मीनान से उत्तर को पढ़ना है, बहुत प्यार मोहब्बत से प्रश्न को पढ़ना है ना। सो हम देखेंगे कि अरेंज करना है कि किस सीक्वेंस में ये राज्य बनाए गए, किस सीक्वेंस में ये राज्य बनाए गए। सो पहले कौन बनाया गया, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, इस तरीके से, ठीक है। सो अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है, झारखंड की बात कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया। तो आपको पता है अभी पता चला कि सिक्किम जो है यहाँ पे सबसे पहले राज्य बनाया गया, है ना। इन राज्यों की बात करें, सो कब कौन राज्य बनाया गया, तो पहली बात तो आंसर तो हो जाएगा आपका बी में क्या हो गया आंसर, एक तो सब पहले नंबर पे सिक्किम, ये बनाया गया 1975 में, है ना, 1975 में सबसे पहले बनाया गया। अब ये कुछ आपके पास एक टेबल है, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हो कौन सा राज्य कब बनाया गया। इस टेबल के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि कौन सा राज्य कब बनाया गया। तो यहाँ पे राज्य है, और सो आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये राज्य बनाया गया 1953 में, 1953 में। उसके बाद राजस्थान को राज्य बनाया गया 1958 में, ठीक है। उसके बाद 1960 में महाराष्ट्र बनता है, 1963 में आप देखेंगे तो नागालैंड राज्य बनता है। वहीं पे देखेंगे हरियाणा की बात करें तो 1966 में वो राज्य बनता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1971 में वो राज्य बनता है। मेघालय की बात करें तो 1972 में, और सिक्किम की बात करें तो 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1987 में ये राज्य बनता है। और उसी के बाद हम ये तीन राज्यों की भी सीक्वेंस आप याद रखें कि इनमें से कौन सा राज्य पहले बन रहा है, इनमें से कौन सा राज्य बन रहा है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ कि ये चूंकि तीन राज्य एक साथ ही बने थे, तो यहाँ पे इनमें से 1 नवंबर को राज्य बना कौन सा, छत्तीसगढ़। उसके बाद आप देखोगे उत्तराखंड 9 नवंबर को, यानी कुछ ही दिनों बाद। उसके बाद झारखंड जो है 15 नवंबर को। सो यदि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इस तरीके से सीक्वेंस जरूर याद रखना है, ये किस सीक्वेंस में बनते हैं। देखो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आपसे पूछे जाएंगे आने वाले समय में, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप लोग तैयार रहे, आप लोग तैयार रहे, बिल्कुल सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे और फैकल्टीज भी अभी जुड़ेंगी हम लोगों से, थोड़ा सा समय की बात है। फिलहाल में जो यूपीपीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों से करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। ग्रेट। तो बिल्कुल ठीक है, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, यस, जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है ना। और उसके बाद बिल्कुल 2 जून 2014 को बना था कौन, तेलंगाना, तो तेलंगाना का भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। इनमें से कौन सा वो राज्य है जो भाषा के आधार पर राज्य बना, है ना। सो इनमें से वो कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर राज्य बना। केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1953 में आंध्र प्रदेश को
आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे एक राज्य बनाया गया। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना, ये बात मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि यदि आप परीक्षा में सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अकेले पढ़ लेने मात्र से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, है ना। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग प्रश्न को बहुत अच्छे से जरूर पढ़ें, बहुत इत्मीनान से जरूर पढ़ें, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पूरी पॉलिटी में से टोटल 200 एमसीक्यू निकाले गए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जरूर आप लोग ये 200 एमसीक्यू की सीरीज हर सब्जेक्ट की देखना, सभी के सभी, और अपने दोस्तों के लिए भी बोलो कि आप लोग इस सीरीज को जरूर देखो। दीन दुनिया में जो चल रहा है वो जरूर देख लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें समस्या नहीं है, परंतु इस सीरीज को जरूर देखो जो ये सीरीज चल रही है, जरूर देखो सभी के सभी लोग, है ना। अब हम बात करेंगे भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। यह कह रहा है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है। क्या भारत में ऐसा है? तो आप बताओगे जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता है। क्या ऐसा राज्य की एकल नागरिकता? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता है। तो जी जनाब, हमारे यहाँ पे क्या है, ये याद रखना है कि हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। हमारे यहाँ पे राज्य की और केंद्र की अलग नागरिकता नहीं होती है, ना ही हमारे देश का कोई नागरिक दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है। यदि वो हमारे देश का नागरिक है और यदि वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता अपने आप भारत की जो नागरिकता है उसकी खत्म हो जाएगी। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा गुरुजी? सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की संपूर्ण एक नागरिकता है, भारत की एकल नागरिकता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिक जो है, भारत की नागरिकता यदि आपको प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा? किस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो? अब इसमें से कुछ तरीके दिए हैं, है ना, कुछ तरीके हैं। जैसे एक लिख रहा है कि जन्म के आधार पे, दूसरा लिख रहा है कि देशीकरण के आधार पे, तीसरा कह रहा है कि सर भूभाग को सम्मिलित करने यानी एक्वायर्ड टेरिटरी के आधार पे, और चौथा कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक में हम यदि पैसा जमा कर दें तो क्या हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं? तो जवाब है ये भारतीय बैंक में या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी बैंक में भारत के पैसा जमा करने मात्र से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, है ना। नागरिकता आपको इन सब आधारों पे मिल सकती है ना, इन सब आधारों पे मिल सकती है। चूंकि इसमें पूछा गया है कौन से आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम किन आधारों पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट सुमन बंसल जी हैं, उन्होंने तुरंत लिख दिया सर ब्रांड, है ना। तो ये तरीका होता है, देखो आप जब पढ़ाई करते हैं तो ये बिल्कुल याद आ जाता है। तो ब्रांड के आधार पे आप नागरिकता ले सकते हैं। अब ये ब्रांड क्या है ना। सो बी फॉर ए बर्थ है, ये बी फॉर बर्थ है। आर फॉर रजिस्ट्रेशन है, यानी रजिस्ट्रेशन कराकर आप नागरिकता ले सकते हैं, या फिर किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया जाए, है ना, एक्वायर कर लिया जाए तो एक्वायर्ड टेरिटरी के आधार पे, या फिर नेचुरलाइजेशन के आधार पे, ये याद रखना, नेचुरलाइजेशन के आधार पे, है ना, यानी देशीकरण के आधार पे। उसके बाद डिसेंट के आधार पे नागरिकता आप ले सकते हैं। तो ये 5 आधार है ब्रांड की ट्रिक से हम लोग इसे याद रखते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डेडिकेशन, डी फॉर डिटर्मिनेशन। तो आंसर हो जाएगा डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल कह रहा है कि सर किस आधार पे हम लोग अपनी नागरिकता खो सकते हैं? भारत में यदि आपको रहना होगा तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। भारत का यदि आपको नागरिक रहना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे भारत के संविधान में भरोसा होना चाहिए, और किसी भी देश के जब आप नागरिक होते हैं तो उस देश के संविधान में आपको भरोसा होना चाहिए। ग्रेट। सो इतनी बात हुई। अब इसमें कह रहा है कि सर भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, किस आधार पे ये नागरिकता खो जाएगी, किसी व्यक्ति की नागरिकता वो कैसे समाप्त हो जाएगी? पहला कह रहा है भारतीय नागरिकता का परित्याग करने पर, यानी हमने क्या बोला, एक्टिवली बोला है ना, वी विल एक्टिवली टेल कि वी आर रेनंसिएटिंग योर नागरिकता या रेनंसिएट योर सिटीजनशिप, यानी हमने त्याग कर दी अपनी नागरिकता, रेनंसिएट कर दी। पहली बात तो ये बात तो सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, यानी कि अपनी मर्जी से हम किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले
तो भी हमारी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर, तो यदि हम इंडिया के हैं और हम यदि विदेश के किसी व्यक्ति से विवाह कर लेते हैं तो क्या हमारी नागरिकता खत्म होगी? आप बोलोगे नहीं होगी। सानिया मिर्जा इसका अच्छा एग्जाम्पल है ना। सो ये गलत है, यानी तीसरा तो नहीं होगा, और जिसमें भी तीसरा नहीं है वो तो ऐसे ही आंसर अलग हो जाएगा, है ना। उसके बाद कह रहा है सरकार की आलोचना करने पर, है ना, यदि आपने सरकार की आलोचना की तो क्या आपकी नागरिकता जा सकती है? तो जवाब होगा जी नहीं, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 करेक्ट, ओनली 1 एंड 2 करेक्ट हमारा आंसर होगा, याद रखना। अब देखो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, यदि आपने संविधान में आस्था नहीं है और तुम संविधान का उल्लंघन करते हो तो संविधान के उल्लंघन पे आपको आपकी नागरिकता जा सकती है। संविधान का अपमान करते हो तो आपकी नागरिकता जा सकती है, लेकिन सरकार की आलोचना करने पे आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। इस बात को आप नोट डाउन कर सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में। सो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मैं देख पा रहा हूं कि सभी के सभी साथी लोग अपना बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है? सो अब देखो एक बात और यहाँ पे याद रखना है, कुछ आधार मैं बता देता हूं जिस आधार पे हमारी नागरिकता जा सकती है। प्लीज नोट इट डाउन, वो आधार जिनके आधारों पे हमारी नागरिकता जा सकती है। आधार क्या क्या हो सकते हैं सुन लो। देखो यहाँ पे हम एक ट्रिक याद रखते हैं, RTD, है ना, RTD। तो आर का मतलब होता है रिनेंसिएट करना, मतलब हमने अपनी नागरिकता बोल के त्याग कर हमने त्याग दी, है ना। तो रिनेंसिएट करना मतलब त्यागना, तो हमने अपनी नागरिकता त्याग दी। दूसरी बात, यदि आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता टर्मिनेट की जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, इसे हिंदी में बोलेंगे समाप्त, है ना। उसके बाद डेप्राइव, यानी आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, डेप्राइव किया जा सकता है। और डेप्राइव आपको 3 आधारों पे किया जा सकता है, याद रखना 3 आधारों पे डेप्राइव किया जा सकता है। वो कौन कौन से आधार है? पहला आधार तो ये है कि आप ने नागरिकता जो ली है वो फ्रॉड तरीके से ली है। यदि आपने नागरिकता फ्रॉड तरीके से ली है तो आपकी नागरिकता जब्त हो सकती है, आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, आपकी नागरिकता को आपको आपकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपने यदि संविधान में भरोसा नहीं है, संविधान का उल्लंघन करते हो, संविधान का अपमान करते हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी नागरिकता जा सकती है। उसके बाद कौन सा अधिकार और कौन सा तरीका है? युद्ध के समय अपने दुश्मन की मदद कर रहे हो, युद्ध चल रहा है और अपने दुश्मन देश की मदद कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी नागरिकता जा सकती है। सो ये सारे के सारे तरीके हैं जिसके आधार पे नागरिकता हमारी जा सकती है, ठीक है। अब इतनी बात हो गई हमारी, अब नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए सक्षम है। सो आप बताओ, ये प्रश्न का उत्तर सभी लोग कि ये बताओ कि नागरिकता हमें अर्जन करना है, यानी हमें नागरिकता लेनी है, तो ऐसी स्थिति में आप बताएंगे कि कौन वो शक्ति है, कौन है वो जो नागरिकता से संबंध कानून बनाएगा। तो ये लिखा है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, और या फिर संसद। तो इसके लिए हमें संविधान का अनुच्छेद नंबर 11 पढ़ना होगा। जब हम संविधान का अनुच्छेद नंबर 11 पढ़ते हैं तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 11 में स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ यह पार्लियामेंट के पास ही शक्ति है, सिर्फ और सिर्फ यह पार्लियामेंट के पास ही शक्ति है कि पार्लियामेंट नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। सो यहां पे स्पष्ट रूप से यह भी बात की गई है कि राज्य की विधानसभाएं इससे संबंधित कानून नहीं बना सकती हैं। किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित। सो ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। सो नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? वो याद रखना है आपको, संसद बनाएगा, और ये संविधान के आर्टिकल नंबर 11 में है। एक और बात याद रखना, भारत के संविधान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किस आधार पर नागरिकता मिलेगी और किस आधार पर नागरिकता जाएगी। तो ये बात लिखी कहां है? तो ये लिखी है सर संविधान में नहीं लिखी, बल्कि ये सिटीजनशिप एक्ट में लिखी है ना, नागरिकता अधिनियम में लिखी है, जो 1955 का नागरिकता अधिनियम है। और इसीलिए आप देखते हैं अभी जो 2019 में नागरिकता विवाद चल रहा था, जो है CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विवाद चल रहा था, वो यही था, क्योंकि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हम संशोधन कर रहे थे, इसीलिए उसे हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कह रहे थे, क्योंकि उसमें हम संशोधन कर रहे थे। ग्रेट। सो आंसर हमारा हो जाएगा डी। मैक्सिमम बच्चों ने ये आंसर सही दिया, मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम दोस्त भाई लोग, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। आइए चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
इत्मीनान से पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, मोहब्बत से पढ़ेंगे प्रश्न को। सो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये बताना है आपको। सो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। तो क्या ये बताओ ये बात सही है? ये इसमें कह रहा है कौन सी बात सही है। सो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने इसका समर्थन किया था। देखते हैं अभी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को यहां पे प्रश्रय दिया था, यानी जगह दी थी। अगस्त प्रस्ताव में क्या मूल अधिकारों को शामिल किया गया था? क्रिप्स मिशन में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, इत्तू सा सवाल है, छुट्टू सा सवाल है, छुटकू सा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ना ही अगस्त प्रस्ताव में, ना ही क्रिप्स मिशन में, इन सब में कहीं पर भी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। इन सब में कहीं नहीं की गई थी। लेकिन हाँ, हमारे जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें 19 फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई थी। ये बात आपको पता होना चाहिए। कितने? 19 मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई थी। सो आंसर हमारा ए ऑप्शन पूर्णतः करेक्ट है। आंसर हमारा पूर्णतः करेक्ट है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए, तो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। उस टेलीग्राम में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी बच्चा यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है, आप हमसे मिलें, आप हमसे जुड़ें। और आप सबके पास मेरा नंबर है, जिसके पास नंबर नहीं है लास्ट में मैं आप लोगों को अपना नंबर भी दे दूंगा। और तैयारी को थोड़ा सा सुदृढ़ करें, थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएं। ये लास्ट के जो लगभग 45 से 50 दिन का समय बचा है, इसमें आप कर सकते हो, इतना मुझे भरोसा है। यदि आपको कोई समस्या होती है, आप जाकर के ऐप डाउनलोड करें, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स चल रहा है, तो वो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट बात करेंगे। ग्रेट। सो यहाँ पे देखो 1935 के अधिनियम में हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की थी, यानी जो बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बने। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक व्यक्ति एक जो है कौन लिख रहा है, सुमन बंसल जी लिख रही हैं। ग्रेट। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? अब मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ विशेष बातें आप समझ लेंगे। सो मौलिक अधिकार कैसे है? एनफोर्सेबल है, यानी मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो उन्हें जाकर के कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में जाकर के उन्हें लागू करवाया जा सकता है। ठीक है। एक बात, मौलिक अधिकार आपको सीमित अधिकार दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास मौलिक अधिकार मिल गए तो आपको असीमित अधिकार मिल गए। जी नहीं, आपको सीमित अधिकार है। मौलिक अधिकार का मतलब आपके पास अधिकार है बट सीमित अधिकार है। मौलिक अधिकार क्वालिफाइड है, मौलिक अधिकार क्वालिफाइड है। ठीक है। ठीक है। इतनी बात हुई। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे मौलिक अधिकार। उसके बाद मौलिक अधिकारों की बात करें, मौलिक अधिकारों को कौन जो है प्रवर्तित करा सकता है, तो ये बात याद रखना है आपको। बहुत सारे लोग आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखिए यहाँ पे एक कोई कुमार रॉकी राज जी पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 37 ईयर हो गई है, क्या मैं यूपीएससी का एग्जाम दे सकता हूं या यूपीएससी का फॉर्म भर सकता हूं? तो देखो यूपीएससी की कंडीशन ये है कि यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आप 37 ईयर में लास्ट अटेम्प्ट उनका होता है। यदि आप एससी एसटी नहीं है तो अभी फिर इस एज में आप नहीं दे सकते हैं, है ना। या फिर आप कोई रिलैक्सेशन, या फिर मान लो फिजिकली डिसेबल्ड या कुछ इस तरीके से आप रिलैक्सेशन ग्रुप में आते हैं जहां पर रिलैक्सेशन दिया गया, तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जनरल के लिए 32 ईयर एज दी गई है, ओबीसी के लिए 35 ईयर है। ग्रेट। अब यहां पे देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है, आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। याद रखना, मौलिक अधिकारों को संरक्षित कराने का काम हाई कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट का है, और अंतिम तौर पे सुप्रीम कोर्ट का। इसीलिए हम मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता कौन किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट, हम संविधान का अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए रिट जारी करेगा मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए। वहीं पे हाई कोर्ट हम जाएंगे संविधान के आर्टिकल 226 के अनुसार, और हाई कोर्ट 226 के अनुसार रिट जारी करेगा मौलिक अधिकारों को पुनर्वितरण कराने के लिए। ठीक है। ग्रेट।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, सो आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63, मौलिक अधिकार क्या है। सवाल क्या है, ये मौलिक अधिकार हमारे कैसे हैं। सो ये वाद्य योग है, अवाद्य योग है, लचीले हैं, कठोर हैं। सो मौलिक अधिकार याद रखना ये वाद्य योग है। कैसे हैं, याद रखना वाद्य योग है, यानी इन्हें अंग्रेजी में हम लोग जस्टिसेबल बोलते हैं, यानी जिसे हम कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकें। सो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, आपको दो तीन बातें आपको याद रखना है कि दो तीन चीजें जो है वो वाद्य योग नहीं है, और सिर्फ फंडामेंटल राइट इसमें देखें तो फंडामेंटल राइट ही जस्टिसेबल है। बाकी की यदि मैं बात बोलूं, यहाँ पे कई बार प्रियम्बल के बारे में पूछा जाता है ना, यहाँ पे कई बार डीपीएसपी के बारे में पूछा जाता है ना, कहीं पे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा जाता है। तो याद रखना ये सब के सब एनजे है। एनजे बोले तो नॉन जस्टिसेबल है, और ये अकेला जस्टिसेबल है, यानी ये अकेला वाद्य योग है। इन सब के उल्लंघन पे आप जाकर के कोर्ट नहीं जा सकते हो, इन सब के उल्लंघन पे आप जाकर के कोर्ट नहीं जा सकते हो। ऐसी बातों को आपको याद रखना है बहुत ही संजीदगी से, एग्जाम में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं आपसे। सो आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपने क्लास देखी होगी तो आप जरूर इस प्रश्न का आंसर दे देंगे कि मौलिक अधिकार से क्यों कहा जाता है। कह रहा है कि सर यह बेसिकली यह संविधान में उल्लेखित होता है इसलिए इसे मूल अधिकार कहा जाता है। यह कह रहा है ये प्रजातांत्रिक होता है, यह कह रहा है ये लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, ये बात तो सही है, ये व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, क्या ये बात सही है। तो इस तरीके से बिल्कुल करेक्ट बात है ना, कि आंसर अपना होगा 1 और 4 एंड 5। सो संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, व्यक्ति जो है ये जो है व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होते हैं, है ना, और ये संविधान में उल्लेखित है, और संविधान में उल्लेखित है फंडामेंटल राइट के तौर पे, इसलिए हम इसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। और बाद बाकी ये दो कारण तो है ही। देखो जब हम बात करें लोक कल्याणकारी, तो लोक कल्याणकारी याद रखना वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है, वेलफेयर की बात कर रहा है। सो वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को कौन एस्टेब्लिश करता है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, और ये लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, क्या ये डेमोक्रेटिक नहीं, जरूरी नहीं है डेमोक्रेटिक है, ये हम व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक का इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। आप बताएंगे सभी के सभी लोग, मौलिक अधिकारों की यदि मैं बात करूं, सो मौलिक अधिकारों के बारे में संविधान के किन अनुच्छेदों में, संविधान के किन आर्टिकल्स में बात की गई है फंडामेंटल राइट्स की। सो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों की जब भी हम बात करते हैं तो संविधान के भाग यानी पार्ट 3 में हमने इनके बारे में बात की है, और संविधान के भाग 3 में भी हम बात करें तो संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमने इनके बारे में बात की है। संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमने इनके बारे में बात की है। सो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल जो हो जाएगा आर्टिकल 12 से लेकर 35, यानी कि आर्टिकल 12 टू 35, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने बात की है। वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, है ना। सो ग्रेट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, सॉरी ये आ गया। देखो एक्चुअली ये थोड़ा से बड़े क्वेश्चंस थे, इस चक्कर में इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, बट मैं आपको इसके मतलब समझा देता हूँ, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट। सो फंडामेंटल राइट के बारे में पूछ रहा है ना। फर्स्ट इज कि ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, यानी कि दीज आर द गारंटी अगेंस्ट द स्टेट। तो ये बात बिल्कुल सही है, दीज आर द गारंटीज अगेंस्ट द स्टेट, यानी फंडामेंटल राइट आर द गारंटीज against the state, है ना। Then the fundamental rights are mentioned in the part 3 of the constitution. So yes, it is very correct, है ना, it is mentioned in the part 3 of the constitution. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। it ensures the social, economic and political justice. So क्या ये बात सही है, देखेंगे अभी। उसके बाद ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल ऑफ राइट्स की भांति है, यानी इट इज सिमिलर टू, यहाँ सॉरी इसमें लिखा है इट इज नॉट सिमिलर टू द बिल ऑफ राइट ऑफ United States of America. So this is कि fundamental rights are similar to the Bill of Right which mentioned in the United States the Constitution of United States of America, है ना। सो ये बिल्कुल भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और 1 and 2 is the correct answer. So answer 1, 2 is correct answer, है ना।
Great. So yes, it ensures the political justice. Fundamental right ensures the political justice, but a directive principle of the state policy, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, they ensures the इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। ग्रेट। सो अब इतनी बातें हमारी हुई। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? सो राइट टू इक्वालिटी मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल्स? इट इज अ वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स के अंदर बात करें तो राइट टू इक्वालिटी इज राइट टू इक्वालिटी मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल्स, ये बात की जा रही है। तो एज यू नो कि आर्टिकल 14 से लेकर के, है ना, 14 से लेकर के 18 तक फंडामेंटल राइट्स में हमारे राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। तो ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 14, देखो बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, है ना। एक बार 2015 में एक सवाल पूछा गया था यूपी पीसीएस के एक एग्जाम में, शायद लोअर पीसीएस में पूछा गया था। वो पूछा गया था कि फंडामेंटल राइट्स का जो राइट टू इक्वालिटी है वो किन आर्टिकल से लेकर किन आर्टिकल में है। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। मैं चाहता हूं कि आप छोटी सी चीजें गलत ना करें, क्योंकि हम एग्जाम में तभी बाहर हो जाते हैं और एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस से तभी बाहर हो जाते हैं जब हम सिंपल क्वेश्चन गलत करते हैं। इस बात को मेंशन कर लो अच्छे से। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि आर्टिकल 13 में ऐसी बात नहीं की गई है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 13 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट के विरोध में तुम कानून मत बनाओ। ये आर्टिकल 13 जो है मौलिक अधिकारों को संरक्षण देता है, मौलिक अधिकारों को संरक्षण देता है। और देखो, यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को जरूर लाइक कीजिए, है ना। चले, सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल है, देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं? अन्य पिछड़े और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा है। आपने देखा होगा कि जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल हैं, इनमें एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों को यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब ईडब्ल्यूएस के लिए भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। सो यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की जाए शैक्षणिक संस्थानों की। देखो यहाँ पे शैक्षणिक संस्थानों की बात की रही, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन की बात करें तो संविधान का आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 बात करता है। यहीं पे यदि आपसे बात बोली जाए कि ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन की बात कहां पे की गई? ईडब्ल्यूएस के लिए तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 में बात की गई है। अब यहीं पे एक और बात की जाए कि सर एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की जो बात की गई है वो संविधान के किस अनुच्छेद में बात की गई? तो आप बोलोगे सर आर्टिकल 16 जॉब की बात बोल रहा हूं। अब देखो जॉब की, जॉब में कहा रिजर्वेशन? तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 में। और ईडब्ल्यूएस के लिए जॉब में रिजर्वेशन आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6, है ना। तो जब संविधान में एक संशोधन हुआ, संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ, 103वां संविधान संशोधन, 103rd संविधान संशोधन, तो इस संविधान संशोधन में दो महत्वपूर्ण आर्टिकल जोड़े गए। एक आर्टिकल जोड़ा गया था आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6, और एक आर्टिकल जोड़ा गया था आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6। सो ये दो आर्टिकल जोड़े थे। इसमें बोला था कि ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, इसमें बोला गया था जॉब में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन होगा। यदि मैं बात बोलूं वर्तमान में, इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 15(5), ठीक है। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इत्मीनान से क्लियर करते चल रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट बात करेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्टिकल 13 का व्हाट इज द मेन एम ऑफ द आर्टिकल 13? सो आर्टिकल 13 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आप बताएंगे। सो अभी अभी मैंने बात बोली है ना। तो ये क्या है बेसिकली? इट एंश्योर द सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑल ऑफ द एबव। तो किसकी सर्वोच्चता ये सुनिश्चित करता है? याद रखना बेसिकली ये मौलिक अधिकारों की, है ना, मौलिक अधिकारों की ये सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, ठीक है। ग्रेट। अब आगे बात करेंगे हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन है बेसिकली राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में क्वेश्चन है। सो भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं, ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है। ये कह रहा है सर, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी या बेगारी का निषेध, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर। सो bonded labor and human trafficking comes under the article number 23 of the constitution, है ना। सो ये इसके किसके अंतर्गत आएगी सर, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में है। यस बिल्कुल है, क्योंकि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की जब बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, तो आप जानते हैं इसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 की बात करते हैं। आर्टिकल 23 और 24 की बात करते हैं हम इसमें, ठीक है। सो आर्टिकल 23 में क्या है, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध करना है। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को हमें खत्म करना है। सो अनटचेबिलिटी के बारे में हमने राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल नंबर 17 में बात की है। सो दिस इज नॉट कम्स अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हेंस आंसर ये 2 विल नॉट द आंसर, है ना। सो 2 तो होगा नहीं, जिस जिसमें 2 है उसको ऐसे ही हम काट देंगे, तो आंसर हमारा वैसे ही केवल जो है 1 और 4 करेक्ट आ जाएगा। अब हम प्रश्न को तीसरा भी देख लेते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, यानी द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के हितों की सुरक्षा करना है, तो ये संविधान के आर्टिकल 30 में बात की गई है। कारखानों और खदानों में बच्चों की नियोजन, यानी जो चाइल्ड लेबर के बारे में बात की जा रही है, तो ये बिल्कुल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आएगा, और आर्टिकल 1 और 4 सॉरी 1 और 4 इज ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट, सो आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आइए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है। शोषण के विरुद्ध अधिकारी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ये कह रहा है आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। आप जानते हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, है ना, आर्टिकल 19(1)(a) सब क्लॉज 1 ये क्या कहता है, बेसिकली ये कहता है आपका, ये कहता है कि ये है हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही क्या आता है, याद रखना, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अलग से उल्लेखित कहीं पर भी नहीं है। याद रखना, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता एक्सप्लिसिटली अलग से कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है। इसको हमने संविधान के आर्टिकल नंबर 1 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ही शामिल किया है। सो ये बात याद रखना है, ठीक है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 19 में ही आता है। इंपॉर्टेंट है सवाल, कई बार सवाल पूछा गया है। ये आर्टिकल जो 21 बता रहे हैं भाई साहब, ये गलत बात है ना, 21 आंसर नहीं होगा, आर्टिकल 19 होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर अपना झंडा फहरा सकते हैं, अपना झंडा मतलब राष्ट्रीय झंडा, सॉरी, है ना, तो राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं, है ना, राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकते हैं, नेशनल फ्लैग जो है हमारा उसको फहरा सकते हैं। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत इन्हें स्वतंत्रता मिलती है। संविधान का अनुच्छेद नंबर जो है 14, अनुच्छेद नंबर 19 1 सब क्लॉज ए, है ना, और संविधान का अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 21 और संविधान का अनुच्छेद नंबर 25, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो हम लोग अपने निजी बिल्डिंग पे फ्लैग होस्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लैग होस्टिंग कर सकते हैं, और ये हमें आर्टिकल मिलता है आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए पे, है ना, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में ये अधिकार मिलता है। आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इंपॉर्टेंट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द सिटीजन कैन नॉट रेस्ट्रिक्टेड। सो कैन नॉट रेस्ट्रिक्टेड, आपको बताना है कि इनमें से कौन से आधारों पे हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। आपको पता है कि हमारे देश की यदि सॉवरेनिटी पे यानी संप्रभुता पे तुम बात करोगे, उस पे चोट पहुंचाओगे, तो आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको हम कर्टेल कर देंगे। पब्लिक ऑर्डर को तुम गलत जो है डिस्टर्ब करोगे, तो हम जो है आप क्या कर देंगे, तो हम आपको रोक देंगे। इंसल्ट ऑफ जुडिशरी या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसे हम बोलते हैं, तो ये भी नहीं कर सकते हो, न्यायालय का अपमान भी नहीं कर सकते हो, है ना। जो है अनडिजायरेबल क्रिटिसिज्म, है ना, सो यदि अवांछनीय आलोचना कर रहे हो
तो ठीक है, ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर सकते हो। तो इस पे कोई भी आपके जो है क्या नहीं लगाए गए हैं, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। बाकी इन पे प्रतिबंध लगाया गया है, प्लीज नोट इट डाउन, इन सब पे प्रतिबंध लगाया है। विदेश से हमारे संबंध हैं, विदेशी देशों से जो हमारे संबंध है, ऐसा आप कोई काम नहीं कर सकते हो जिससे हमारे विदेशों से संबंध खराब हो, पब्लिक ऑर्डर बिगड़े, हम किसी का मानहानि भी नहीं कर सकते हैं, है ना, किसी की जो है डिफेमेशन नहीं कर सकते, तो ये सब चीजें हैं। ग्रेट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के दायरे में नहीं आता है? अब इसमें से कौन सी चीज जो है वो संविधान के आर्टिकल नंबर 21 में, जो आर्टिकल 21 क्या है, हमें फ्रीडम मतलब लाइफ एंड लिबर्टी की बात की जाती है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। सो स्वतंत्र जीने का अधिकार हमें, है ना, जीवन की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सो इसमें याद रखना, मृत्यु दंड, यानी जो मृत्यु दंड है, यानी जो कैपिटल पनिशमेंट है, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे देते हैं, वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत नहीं आता है इस पर्टिकुलर संदर्भ में। सो डी इज द करेक्ट आंसर, सो हियर्स डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलेंगे, इट इज द लास्ट क्वेश्चन, देन फिर हमको एक रिवीजन करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित है। अब धार्मिक अधिकार आपको पता है, आपके पास धार्मिक अधिकार है, संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 30 तक, 28 तक, है ना, 28 तक आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सो इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आपके पास हैं? ये कह रहे हैं कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यस, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, यस, उनको अपना कृपाण धारण करने का अधिकार है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, यस, बिल्कुल कर सकते हैं। और धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। सो इस तरीके से 4 इज नॉट करेक्ट आंसर, है ना। तो इस हिसाब से आंसर हमारा जो है हो जाएगा 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। एलिमिनेटिंग 4, यस बिल्कुल 4 को एलिमिनेट कर देंगे, सारे आंसर अपने ऐसे ही आ जाएंगे। 4 को एलिमिनेट कर देंगे, आंसर हमारे ऐसे ही आ जाएंगे। अब फटाफट आ जाइए सभी लोग रिवीजन में, कल की क्लास आप लोगों ने करी थी, आप सभी लोगों को तुरंत तुरंत आंसर देना है, फटाफट, एज सून एज पॉसिबल। अब आपके कमेंट बॉक्स को भर जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज रिवीजन, है ना। सो जिसने कल की क्लास छोड़ दी थी, आज रिवाइज कर लो फटाफट, जल्दी से फटाफट। ठीक है, सो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक बार सेशन को शेयर भी कर लें। आप लोगों के स्टेटस पे मुझे क्लास नहीं दिखती, तो मुझे लगता है यार ये गलत बात है ना। तो क्लास अभी देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी करंट अफेयर्स की भी क्लास आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी, और एक तो डेली क्लास भी आएगी, और साथ साथ में कुछ क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, जिसमें आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स आपको मिलेगा इकट्ठा। चलेंगे, तो पहला क्वेश्चन रिवीजन में देखते हैं, जल्दी से आंसर बताएंगे। न्यायिक पुनर्अवलोकन की व्यवस्था कहाँ पे की गई है, जुडिशियल रिव्यू कहाँ पे है? तो आपको पता है कि इंडिया में है और यूएसए में है मात्र, है ना। ये बात हम कल ऑलरेडी बता चुके थे, जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसके आगे की बात हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायिक पुनर्अवलोकन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है? आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे भी सामूहिक उत्तरदायित्व है, द्विसदनात्मक व्यवस्था वहां पे भी है, और न्यायिक पुनर्अवलोकन सिर्फ इंडिया और यूएसए में है, तो ये अलग है इस वजह से। बाद बाकी वहां पे भी नॉमिनल हेड होता है और रियल हेड होता है। तो इस तरीके से आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया किस तरीके से भिन्न है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में समवर्ती सूची का, यानी जो कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट लिया, वो हमने कहां से लिया है? कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट लिया वो हमने कहां से लिया है? सो ये याद रखना। तो कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है, याद रखना, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कंकरेंट लिस्ट, वर्तमान में कंकरेंट लिस्ट में कितने विषय हैं आपको याद होना चाहिए। वर्तमान में 52 सब्जेक्ट जो है कंकरेंट लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं, है ना, और उसके बाद स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं। सो ये आपको सब्जेक्ट्स भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मूल संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? सो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, और जो है
आपके 8 अनुसूची थी। वर्तमान की बात करें तो हमारे संविधान में, वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी, याद रखना वर्तमान में हमारे में 12 अनुसूची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का यानी ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई। तो याद रखना संविधान के अनुच्छेद 312 में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई, IAS, IPS और IFS। ये क्विक रिवीजन चल रहा है, आपने कल की क्लास जरूर करना चाहिए। आज की यदि आपने क्लास की तो कल आपको एक क्विक रिवीजन में आज वाले जो शुरुआत में क्वेश्चन किए वो वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। ओके ग्रेट, बहुत सही, आप सभी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, मैं जिस बात के लिए बहुत अच्छा मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, है ना। बस आप लोग थोड़ा सा क्लास को शेयर भी कर सकते हैं और लोगों तक भी क्लास को पहुंचा सकते हैं। ग्रेट, तो 312 चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किस बारे में है। संविधान की 4th शेड्यूल जो है, संविधान की जो 4th शेड्यूल है वो किस बारे में है। तो आपको याद होना चाहिए ये बेसिकली राज्यसभाओं में स्थानों के आवंटन, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, सीटों के आवंटन से संबंधित है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित है, यानी इनमें से कौन सी बात जो है सुमेलित है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है। तो आपको 4 ऑप्शन है। क्या संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, आप बोलोगे जी नहीं, ये तो भाग 3 में है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, आप बोलोगे नहीं सर ये तो दूसरे भाग में है। संविधान का चौथा भाग का जो है वो मौलिक कर्तव्य है, यस ये बात सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जी नहीं, ये तो चौथे भाग में है। इस तरीके से ये तीनों बातें जो है गलत लिखी थी और सिर्फ और सिर्फ ये बात सही लिखी थी, ये बात सही मैच कर रही थी, बाकी की बातें गलत लिखी थी। इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सुमेलित नहीं है। तो आपको पता है पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिकाएं भाग 9 का में है, सहकारी समितियां 9 खा में है यानी 9B में है, और ट्रिब्यूनल्स जो है वो भाग 14 में है, भाग 14 में है, याद रखना 14A में, 14A में इसको ट्रिब्यूनल्स को रखे। आर्टिकल जो है 323A और 323B है ना, तो ये ट्रिब्यूनल्स हैं यहाँ पे। ग्रेट, तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय गणतंत्र की स्थिति जो है, संवैधानिक स्थिति क्या थी 26 जनवरी 1950 यानी मूल संविधान में क्या स्थिति थी। सो लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, बिल्कुल भी नहीं था धर्मनिरपेक्ष, बाद में जोड़ा था हमने शब्द, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, बिल्कुल सही बात है। प्रभुत्व संपन्न था यानी सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। आपको पता है 3 शब्द हमने बाद में जोड़े हैं प्रेम्बल में, ये याद रखना आपको। एक तो सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सोशलिस्ट, एक सेकुलर शब्द हमने बाद में जोड़ा, उसके बाद हमने इंटीग्रिटी यानी अखंडता शब्द हमने बाद में जोड़ा है। तो ये 3 शब्द हमने बाद में जोड़े, ये बात आपको याद रखना। ये कब जोड़े सर, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े। ठीक है, चूंकि हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो ये हम आपको यदि आपने कल ही क्लास की होगी तो जरूर आपको पता होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में निर्माताओं का मत, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में कहां प्रतिबिंबित होता है, कहां दिखता है कि हमारे भारत के संविधान के जो निर्माता है उन्होंने क्या कहा। तो ये हमारी संविधान की उद्देश्य का यानी प्रियम्बल में दिखता है, ये सब कहां दिखता है, प्रियम्बल में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के संविधान की जब प्रस्तावना की बात करें तो इसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई। तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की जो है इक्वालिटी यानी समानता की बात की गई है, और 1 प्रकार की भाईचारे की बात की गई है। सो प्लीज इसको आप याद रखेंगे, ये सीक्वेंस याद रखेंगे, कौन सा भाईचारा है, ये सब कुछ। ठीक है, ग्रेट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना को जैसे मैंने बोला कि उसे कोर्ट में जाकर आप एनफोर्स नहीं करा सकते हो, है ना। सो यह लागू किया जा सकता है क्या, यह लागू नहीं किया जा सकता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसे कोर्ट में जाकर आप लागू नहीं करा सकते हो, ये बात मैंने अभी बताई। इसमें लिखा है विशेष परिस्थितियों में लागू करा सकते हो, आप बोलोगे जी नहीं, विशेष परिस्थितियों में भी नहीं, आप लागू नहीं करा सकते हो इसको, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है। तो कब बोला था, याद रखना बेरूबारी केस में।
बेरूबारी केस में, बाद बाकी इसके डिस्क्रिप्शन में कल मैंने बताया था किस केस में क्या बोला था, कल वाली क्लास आपने देखी होगी तो जरूर आप बता दोगे, ठीक है। सो बेरूबारी केस ये कब का केस है सर, 1960 का केस है, 1960 का केस है। उसके बाद केशवानंद भारती केस और LIC केस थे जो कि प्रेमबल से जुड़े हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आप बताएंगे क्या भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, कॉमनवेल्थ का सदस्य है, यस इट इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। क्या राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, तो जवाब होगा जी नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल वन आंसर करेक्ट हो जाएगा, केवल और केवल वन आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो दिस इज अ क्विक रिवीजन, दिस इज अ क्विक रिवीजन। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट और व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बात पूछी गई। तो आपको पता है कि हमारी जो कार्यपालिका है वो विधानमंडल के लिए जिम्मेदार रहती है, ये इसका मेन लाभ है ना। जो कार्यपालिका है यानी चाहे वो मंत्री बन जाए कोई भी बन जाए, तो वो जिम्मेदार किसके लिए है, वो विधायिका के लिए जिम्मेदार है, लेजिस्लेचर के लिए जिम्मेदार है, ये इसका मेन लाभ है, इसका मेन लाभ है। आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर करेक्ट, ठीक है। अब भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण क्या है, सो भारत में किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। क्या एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, क्या इसमें संसाधनात्मक रूप है यानी संसद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया, ये बात भी सही है, इट प्रोवाइड फॉर अ यूनिफाइड पावर, तो आपको ये बात सही है, एकीकृत शक्ति देती है हमारा संविधान, है ना। तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, ये बातें करेक्ट है, चारों की चारों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। हेंस आंसर हमारा होगा इसका डी आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, डी आंसर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो इसमें एक्चुअली ठीक है, हाँ डी आंसर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसका उद्देश्य क्या होता है वेलफेयर स्टेट का, व्हाट इज द मेन एम ऑफ द वेलफेयर स्टेट, सो एंश्योरिंग मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर, है ना। सो यही हमारा उद्देश्य होता है, यही हमारी इसकी डेफिनेशन भी होती है, ये इसकी डेफिनेशन भी होती है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है ना। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। संविधान की प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic and republic, सो यहाँ पे संसद के पास नहीं बल्कि पब्लिक के पास सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है। सो इसीलिए हम कहते भी हैं कि भारत में कैसी संप्रभुता है, याद रखना भारत में पॉपुलर सोवरेनिटी है, भारत में कैसी सोवरेनिटी है, पॉपुलर सोवरेनिटी है, इसीलिए हम कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, याद रखना है ना, टोटल हम 75 क्वेश्चन कर चुके हैं इससे संबंधित। 44 में देखेंगे, सो भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित यानी फेडरल सिस्टम से संबंधित बात कर रहे हैं। ये कह रहा है भारतीय संविधान शासन की मूल संरचना के एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है ना, तो ये बात सही है। उसके बाद एक जो है यहाँ पे एकात्मक झुकाव है ना, एकात्मकता की ओर झुकाव है, ये बात सही है। हमारा यूनिटरी, जब हम देश में हमारी इमरजेंसी लगती है या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे देश में एकात्मक, हमारे संविधान को एकात्मक बनाते हैं, चाहे वो राज्यपाल की नियुक्ति हो या फिर बहुत सारी चीजें। दोनों संघ और राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न है, बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना। भारत में संप्रभु है संविधान और हमारे लोग, यहाँ पे ये संप्रभु नहीं है। विधायिकाएं कोई भी संप्रभु नहीं है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो विधानसभा हो। इस तरीके से यदि आप तीन को एलिमिनेट करते हैं तो आप वैसे ही आंसर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि पहला भी आंसर सही है और दूसरा भी आंसर सही है। सो हेंस फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, है ना। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ग्रेविन ऑस्टिन ने बोला है आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। भारत को सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद किसने बोला, ग्रेविन ऑस्टिन ने बोला है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह कब हमने अंगीकृत किया था, ये मैंने आपको कमेंट बॉक्स के लिए भी एक क्वेश्चन दिया था, है ना, ये कमेंट बॉक्स के लिए भी दिया था मैंने, है ना। तो ये आंसर आप बता सकते हो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह यानी स्टेट एम्बल को हमने अंगीकृत किया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, तो 1950 में अपनाया गया था, ये बात भी हम कल कर चुके थे। हम चलेंगे नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारत
भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो नया राज्य संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बना सकती है हमारी संसद, है ना। हमारी संसद संविधान का अनुच्छेद 3 का उपयोग करके नया राज्य की स्थापना कर सकती है, याद रखना, ठीक है। नए राज्य की स्थापना यहाँ पे कर सकती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यानी विच वन ऑफ द इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन जो है इंडियन यूनियन। सो आप बताओ कि भारत की कौन सी ऐसी फीचर नहीं है। देखेंगे भारतीय संघ राज्य की, यानी यूनियन जो फेडरल नेचर के तौर पे बात करें। सो इंडिया के बारे में बात करें, इट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यस इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बट सवाल पूछा इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। सो देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यस the units to be federated are given unequal representation, यानी बेसिकली यूनियन की बात कर रहा है कि जो यूनियन है उसमें राज्यों में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। सही बात है, किसी राज्य के लिए ज्यादा सीटें हैं, किसी राज्य के लिए कम सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें तो ये बात सही है ना, ये बात बिल्कुल सही प्रतीत है। उसके बाद इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, है ना। तो क्या हमारे राज्य के बीच में और केंद्र के बीच में क्या कोई समझौता हुआ था तब राज्य बने थे, या तब केंद्र बना था? तो आप बोलोगे ये ऑप्शन यही तो गलत है ना, यही गलत है। इसीलिए इस प्रश्न के हिसाब से ये आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। और इट इज द लास्ट क्वेश्चन। सो भारत में राज्य संघों का प्रशासन भारत में संघ राज्यों का यानी यूनियन टेरिटरीज की बात की जा रही है। सो यूनियन टेरिटरी का प्रशासन किसके नाम पे होता है? किसके नाम पे? राष्ट्रपति के नाम पे, उपराज्यपाल के नाम पे, गृह मंत्री और प्रशासक के नाम पे। आप सभी लोगों को उत्तर पता है यदि, तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हर एक बच्चे से मैं इस उत्तर का उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। साथ साथ में यदि आप लोग यूपीपीसीएस की सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं और सीरियस होकर इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस टू, मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना आप लोग, जो भी आपको समस्या आ रही है। बाद बाकी आप लोगों के लिए पेड बैचेस भी है, क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए यूपीपीसीएस का लाया गया है। फीस बहुत कम कर दी गई, 50% फीस कम कर दी गई है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तैयारी कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी भी नहीं किया। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।